हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार मनीष। दिस इज पार्ट 2 ऑफ जीपीएससी। ठीक है, तो जीपीएससी का एग्जाम का जो पार्ट 1 है, साइंस एंड टेक्स्ट से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ये एक्चुअल लिखा हुआ है जो सेट में है। सेट चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 में है। इसमें सबसे पहले बात किया है ग्रीन प्रोपल्सन का। ठीक है, देखिए अब आजकल हर जगह कंसेप्ट ग्रीन वाला वर्ड यूज हो रहा है, तो प्रोपल्सन सिस्टम में भी जो हम लोग रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए डिफरेंट प्रोपल्सन सिस्टम यूज करते हैं, उसी में अब जो टॉपिक यूज हो रहा है दैट इज अबाउट द ग्रीन प्रोपल्सन। कंसेप्ट सेम रहेगा, जहां हम ग्रीन लगाए हैं दिस इज ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक होने का बात करेंगे। ठीक है, देखिए इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक का कहां यूज, आप तो बोलोगे स्पेस का बात हो रहा है। यहां मतलब दिस ग्राउंड हैंडलिंग भी तो हो रहा होता है, जो प्रोपल्सन होता है उसका ग्राउंड हैंडलिंग भी कर रहा होता है, क्रूज होता है वो बेसिकली ग्राउंड हैंडलिंग करता है। ट्रोपोस्फेयर में डिफरेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी आ सकता है। ठीक है, और इनफैक्ट हम लोग परफॉर्मेंस का भी बात करते हैं कि ग्रीन प्रोपल्सन बेटर दिस परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। अगर देखिएगा ट्रेडिशनली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो केमिकल प्रोपेलेंट्स यूज कर रहे हैं दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो जनरली हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन का बात करते हैं, और यहां पर जो ग्रीन प्रोपल्सन का बात हो रहा है उसमें हैन बेस्ड का बात किया। देखो ये क्वेश्चन किस पे है, दिस इज बेस्ड ऑन हैन। ठीक है, तो हैन बेस्ड मोनोप्रोपेलेंट्स का बात किया है। ठीक है, हैन बेस्ड, हैन का मतलब यहां कुछ और होता है, दैट इज हाइड्रोक्साइल अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोक्साइल अमोनियम नाइट्रेट, याद रखिएगा दिस इज हैन बेस्ड मोनोप्रोपेलेंट, उसका बात किया है। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। In the context of green propulsion, which statement are true regarding HAN based यानी hydroxyl ammonium nitrate based मोनोप्रोपेलेंट ओवर द ट्रेडिशनल हाइड्रोजन, यानी जो केमिकल वाला है उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन, जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं। चलो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हैन बेस्ड फ्यूल्स हैव हायर डेंसिटी एंड हायर स्पेसिफिक इंपल्स ऑफरिंग बेटर परफॉर्मेंस विद द लोअर टॉक्सिसिटी। ऑफ कोर्स यही ग्रीन प्रोपल्सन का डेफिनेशन ही है कि बेसिकली दिस बेटर परफॉर्मेंस विद लोअर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कम होगा। एक्चुअली इसमें हम लोग नॉन टॉक्सिक मतलब सब्सटेंसेस का बात कर रहे होते हैं, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हैंड बेस्ड फ्यूल्स डू नॉट रिक्वायर एन इग्निशन सोर्स एज दे रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद द वैक्यूम ऑफ स्पेस। ठीक है, मतलब बोल रहा है वैक्यूम ऑफ स्पेस जो होता है वहां अपने आप ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, इसमें आप समझने का कोशिश कीजिए, हैंड बेस्ड फ्यूल भी जो होता है उसको एक कैटलिस्ट बेड का रिक्वायर्ड होता है। कैटलिस्ट बेड, जहां मतलब आप कह सकते हो कैटालिटिक या इलेक्ट्रोथर्मल रिएक्शन उस तरह का कुछ चल रहा होगा, उसके बाद ये बेसिकली डिकम्पोज होता है और दिस थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज अबाउट डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसके बारे में है, देख लेते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू डीजीसीए दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके बारे में है। ऑप्शंस देखिए, इट प्राइमरी डील्स विद द सेफ्टी इश्यूज इन सिविल एविएशन। सही बात है, डीजीसीए ही बेसिकली जितना भी सेफ्टी इश्यूज है रिलेटेड टू सिविल एविएशन इसको देख रहा होता है। मतलब सारा कुछ आपका, मतलब पायलट का लाइसेंसिंग से लेके एक्सीडेंट हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन, ये सारा काम किसका है, डीजीसीए के अंदर आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये भी सही है। ठीक है, एक बात समझिएगा, जितना भी मतलब सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स होता है, जितना भी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स होता है, सबको इन्फोर्स कराने का काम किसका है, डीजीसीए का है। तो यही सारा कुछ देख रहा होता है जितना भी ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटी होता है। इट्स हेडक्वार्टर आर इन बेंगलुरु, पहले तो स्टेटमेंट ही गलत है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु लिखना चाहिए, हालांकि बेंगलुरु में नहीं है, दिस इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सफदरगंज जानते हैं ना नाम, ठीक है, दिस इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, एक्चुअली दिस राजीव गांधी भवन है सफदरगंज में। ठीक है, सफदरगंज एयरपोर्ट पास, वहीं पर इसका डीजीसीए का हेडक्वार्टर है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लीजिए, इट कोऑर्डिनेट्स विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर इट्स डे टू डे फंक्शन। देखो ये कैसे हो सकता है, इंडियन एयरफोर्स क्या है, दिस इज द मिलिट्री बॉडी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स क्या है, दिस इज अ मिलिट्री बॉडी, ठीक है, तो इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा ये, ठीक है, डीजीसीए सिविल एविएशन पर काम कर रहा है, तो सिविल एविएशन का रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आएगा, ठीक है, और ये बेसिकली किसका बात कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स, जो कंप्लीटली दिस मिलिट्री बॉडी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट, यानी आंसर क्या होगा, दिस इज सी ओनली, सी ओनली 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 135 बोल रहा है, इसरो और क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग इसको भी। विथ रेफरेंस टू इसरोज अचीवमेंट इन द क्वांटम कम्युनिकेशन, ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट द क्वांटम कम्युनिकेशन, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इसरो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड free space quantum communication over a distance of 300 meter, including live video conferencing using quantum key encrypted signals। देखो ये एक्चुअली में थोड़ा पुराना है पर सही है, ठीक है, ऐसा काम इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नाम सुने हैं इसका, अहमदाबाद गुजरात में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, इंस्टीट्यूशंस वाला भी याद रखेंगे, जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात, इस तरह का लोकेशन भी मैच करने किसी किसी एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, तो ये काम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2022-23 में ही कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी इसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, जिसमें बेसिकली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से, फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से, जो बेसिकली 300 मीटर का हाइट पर लिखा है, वहां से ये लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब कर चुका है, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड क्वांटम सिक्योर लिंक between its mainland and its orbiting satellite in deep space। देखो पहली बात तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, यहां भी फर्स्ट कंट्री बात कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये चीज, ये जो काम कह रहा है, दिस इज जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा है, हम लोग इस पर काम किए, मतलब ये 300 मीटर्स पर काम हुआ है, ना कि डीप स्पेस का बात किया है, ठीक है, तो इंडिया एक्चुअली इस चीज को जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, दिस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, ये ग्राउंड बेस्ड फ्री स्पेस पर है, ठीक है, ग्राउंड बेस्ड फ्री स्पेस पर है, ना कि सैटेलाइट टू ग्राउंड का बात किया, मतलब सैटेलाइट से कम्युनिकेशन नहीं कराया है, ठीक है, और इस चीज का जो बात कर रहा है कि बेसिकली दिस मेनलैंड एंड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इन डीप स्पेस, ये काम चाइना ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, तो ये चाइना ऑलरेडी अचीव कर चुका है इन 2017, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 ओनली, ए। दिस क्वेश्चन 140 इज अबाउट द एंटी शिप मिसाइल। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इंडियन मेड, मतलब इंडिजिनस का बात कर रहा है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड, यानी हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेगा इसको, शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, वाज कंडक्टेड इन 2026। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिसाइल? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के ही आप मार्क कर सकते हैं, बिकॉज अग्नि के बारे में आप जानते हैं, अग्नि क्या है, दिस इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि क्या है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। NASMSR, देखो शॉर्ट फॉर्म इसलिए ही यूज किया कि अगर फुल फॉर्म देता तो आप ऐसे भी मार्क कर लेते। इसका होता है नेवल एंटी शिप मिसाइल, NASM का मतलब होता है नेवल एंटी शिप मिसाइल, SR का मतलब होता है शॉर्ट रेंज, ठीक है, SR का मतलब होता है शॉर्ट रेंज, तो यही होगा आंसर, ठीक है। ब्रह्मोस के बारे में आप डिटेल देखते हैं हम लोग, ब्रह्मोस के बारे में आप जानते हैं, दिस इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में आता है, मतलब इंडिया और रशिया के साथ ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, दो रिवर, मतलब इंडिया का और रशिया का, उस दोनों का नाम पर मिलाकर रखा हुआ है। अमोघ भी आप शायद सुने होंगे, दिस इज गाइडेड बॉम्ब, ठीक है, अमोघ क्या है, गाइडेड बॉम्ब है, ठीक है, तो दिस इज गाइडेड बॉम्ब। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक में, NASM दिस SR, इसमें क्या है, नेवल एंटी शिप मिसाइल। NASM क्या है, नेवल एंटी शिप मिसाइल, SR इज फॉर शॉर्ट रेंज। ये क्या किया है, देखो वर्ड समझो, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड, यानी हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने लायक एंटी शिप मिसाइल बनाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेवल हेलीकॉप्टर्स, जैसे आप इसका बात कर सकते हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स होता है, ठीक है, तो उससे कोई सरफेस टारगेट को ये सूट कर सकता है, मतलब नेवल हेलीकॉप्टर्स अब डिफरेंट सरफेस टारगेट को अगेंस्ट काम कर सकता है, उसके लिए बात कर रहा है। इंडिजिनस है, शॉर्ट रेंज है, एंटी शिप मिसाइल, मतलब नेवल एंटी शिप मिसाइल में ये आता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का बात कर रहा है। व्हाट रोल डज इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन प्लेज इन द मॉडर्न ग्रीन स्पेस मूवमेंट। देखो ग्रीन स्पेस आप समझ रहे हो, हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी दिस ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम से बना चुके हैं, हैंड बेस्ड फ्यूल वाला, ठीक है। तो आजकल ग्रीन स्पेस मूवमेंट ये सब का बात हो रहा है, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली में जानते हो ना, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन में हम लोग सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दैट इज सोलर एनर्जी से जनरेट हो रहा होता है, उसका बात कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, दे एलिमिनेट द नीड फॉर एनी फ्यूल। ऐसा नहीं है, आगे पढ़ने का मतलब नहीं है कि बेसिकली किसी भी तरह का फ्यूल का बात नहीं करता है, जो फ्यूल है उसका इफिशियंसी को इंक्रीज करने का बात करता है दिस इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन में, ठीक है। दे यूज सोलर एनर्जी, सही बात है, टू एक्सेलरेट द आयंस टू वेरी हाई स्पीड, ये सही है। एक्चुअली क्या करता है, जैसे जो आयंस है उसका मतलब आयंस को बहुत हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करा देता है। जैसे मान लो कोई प्रोपल्सन यूज कर रहे हैं, जेनॉन मान लो यूज कर रहे हैं, ठीक है, जेनॉन यूज करें, यूज होता है, ठीक है। तो उसके आयंस को क्या करेगा, इट विल एक्सेलरेट इट टू वेरी हाई स्पीड, जिसके कारण क्या होगा, एग्जॉस्ट का वेलोसिटी बहुत तेज हो जाता है, एग्जॉस्ट का वेलोसिटी बहुत तेज हो जाता है, प्रोवाइडिंग हाई फ्यूल इफिशियंसी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन, ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दिस इज बी। आंसर क्या होगा इसमें, समझ गए, they use the solar energy to accelerate ion to very high speed, providing high fuel efficiency for long ड्यूरेशन मिशन, इस तरह का बात करते हैं। एक्चुअली समझो ना, इस केस में क्या होता है, जब स्पीड काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब एग्जॉस्ट वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाएगा, तो हाई स्पेसिफिक इंपल्स लगने लगता है। हाई स्पेसिफिक इंपल्स का मतलब ही क्या है, प्रोपेलेंट का यूज कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये डीप स्पेस मिशंस के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसके बारे में बेसिक बात आप जानते होंगे ना, कैसे आया है। सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में, मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, कौन थे, डॉक्टर होमी जे भाभा। कौन थे, डॉक्टर होमी जे भाभा, ठीक है। ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इट इज कन्वर्टेड टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ 1954 में, ठीक है। और इसी में जब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंडिया में कैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर होमी जे भाभा एक पेपर रखे, बोले कि ठीक है, इसके लिए 3 स्टेज का यूज होगा। स्टेज वन विच इज बेस्ड ऑन यूरेनियम, stage 2 that is based on plutonium, and stage 3 that is based on thorium, ठीक है। stage 3 is based on thorium। तो ये प्रपोजल डॉक्टर होमी जे भाभा रखे थे, इसलिए डॉक्टर होमी जे भाभा को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वर्ड यूज करते हैं ना इनके लिए, इसी कारण से यूज करते हैं। ये प्रपोजल उनका था। स्टेज 1 किस पर बेस्ड है, यूरेनियम, स्टेज 2 प्लूटोनियम, स्टेज 3 थोरियम। अभी तक जो हम लोग मेनली काम कर चुके हैं स्टेज 1 में कर चुके हैं। PHWR जो आप सुने हुए हैं, दैट इज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ये सब स्टेज 1 का चल रहा होता है। स्टेज 2 में हमारे पास 500 मेगावाट का कलपक्कम में एक प्लांट ऑलरेडी है, दैट इज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, PFBR। क्या वर्ड यूज करते हैं, PFBR, यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है। फास्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसमें in which we produces more fissile material than we burn। मतलब जितना फिसाइल मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। ब्रीड मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। तो दिस इज बेस्ड ऑन द ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, टू यूटिलाइज नेचुरल यूरेनियम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लूटोनियम। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। एक्चुअली पूछ रहा है सेकेंड स्टेज इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इससे रिलेटेड तो यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। सेकेंड स्टेज से रिलेटेड फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी के बारे में भी। टू यूज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टू बर्न प्लूटोनियम 239, ये बात बिल्कुल सही है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम लोग प्लूटोनियम 239 का यूज करेंगे एंड ब्रीड मोर फ्यूल फ्रॉम थोरियम ब्लैंकेट,
ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर यही होगा कि बेसिकली हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का बात कर रहे होते हैं। ऐसे भी देखो ना, बहुत ज्यादा नहीं, अब फास्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी आ गया, यानी किसका बात होने लगा, दिस इज स्टेज 2 का, ठीक है। इसलिए हम आपसे बोले पी लगाए हुए, दिस इज प्रोटोटाइप, मतलब ऐसा हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थोरियम का जब भी बात होता है, थोरियम पे भी बहुत क्वेश्चन रहता है। शायद आपको थोरियम के बारे में मालूम होगा कि इंडिया के पास 25% ऑफ द थोरियम रिजर्व है, वर्ल्ड का 25% थोरियम रिजर्व इंडिया के पास है, ठीक है। थोरियम कहां मिलता है, मोनोजाइट सैंड में मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके बारे में याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इज अबाउट द भासिनी मिशन। भासिनी मिशन आप जानते होंगे, भासिनी मिशन किसके बारे में है, दिस इज द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, ठीक है। तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का मिशन का ही नाम क्या है, भासिनी मिशन। हालांकि थोड़ा पुराना हो चुका है, बिकॉज इट वाज लॉन्च इन 2022 और माइटी के अंदर लॉन्च किया गया था। माइटी मतलब समझते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कोर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी ऑफ द भासिनी मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज द सेंट्रल डेटाबेस, मतलब इसका क्या है, दिस इज आपको क्या करना है, कोर ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी देखना है दिस भासिनी मिशन का, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया, कब, 2022 में। कौन लॉन्च किया, माइटी। इट इज अ सेंट्रल डेटाबेस डिजाइन टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी एज प्राइमरी लैंग्वेज फॉर ऑल ई गवर्नेंस ट्रांजेक्शन। पहली बात तो देखो, इंग्लिश और हिंदी का बात नहीं हो सकता है यहां पर, रीजन समझिए, ये 22 लैंग्वेज में है, 22 लैंग्वेजेस, मतलब जितना भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसका बात कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। इट इज एन इकोसिस्टम दैट यूटिलाइजेस द क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव कॉल्ड द भाषा दान, ठीक है, टू कलेक्ट डाइवर्स लैंग्वेज डेटा सेट्स टू ट्रेन एआई मॉडल्स। देखो एक्चुअल में यही होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि क्या ही है, मतलब ये सब नहीं हो सकता है। देखो, सॉफ्टवेयर टू रूरल एरियाज का इसमें कहीं बात नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसका भी कहीं बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इजीली बना सकते हो, इजी क्वेश्चन है। यहाँ भाषा दान का बात किया है। भाषा दान एक्चुअली में क्या है, एक तरह से समझोगे तो क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव है। क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव क्या होता है, मतलब क्राउड से ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉइस, टेक्स्ट और जो भी आपका इंडियन लैंग्वेजेस है उसका यूज कर रहा है, मतलब क्राउड से ले रहा है और उससे एआई और दिस मशीन लर्निंग डेटा सेट्स को तैयार कर रहा है, ठीक है। और इसको बेसिकली एआई लैंग्वेज मॉडल में जो स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और टेक्स्ट टू स्पीच करेगा, इन सब में यूज करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का एआई लैंग्वेज मॉडल बना रहा है, मतलब 22 शेड्यूल जो इंडियन लैंग्वेज है उसका बनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसी में देखोगे जुगलबंदी ये सब का भी चल रहा है, इस तरह का टूल्स भी यूज कर रहा है। कौन सा, जैसे हम बात की आपसे, जुगलबंदी, इन सब का भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गगनयान मिशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गगनयान मिशन। चलो कंसिडर करते हैं। गगनयान मिशन एम्स एट ह्यूमन लूनर जर्नी, नहीं गलत है, लूनर जर्नी का बात नहीं है, ये लो अर्थ ऑर्बिट का बात करता है। बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में मतलब सोचो समझो तो लगभग 400 किलोमीटर के हाइट पर लेकर जाएगा, ठीक है। हालांकि लो अर्थ ऑर्बिट अप टू हम लोग 2000 किलोमीटर का बात करते हैं, वहां मतलब है तो लो अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन इसका हाइट जो एल्टीट्यूड यूज करेगा वो लगभग 400 किलोमीटर का यूज करेगा, ठीक है। यानी ह्यूमंस को लेकर जाएगा, एक तरह का स्पेसक्राफ्ट का बात हो रहा है जो ह्यूमंस को लेकर जाएगा और 400 किलोमीटर के हाइट पर उसके बाद वापस लेकर आएगा। गगनयान मिशन एम्स एट ह्यूमन स्पेस ट्रेवल, दिस इज ट्रू, यही तो बात कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर हाइट तक लेकर जाएगा। HAL इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द वर्क ऑफ गगनयान मिशन। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसमें इन्वॉल्व है, दिस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। जैसे उसका बहुत सा मतलब सेटअप देख सकते हो, क्रू मॉडल का बात कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका LVM-3 का जो ह्यूमन रेटेड स्ट्रक्चर जो भी रॉकेट स्टेज होगा उसमें ये अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है। जैसे सर्विस मॉडल का भी स्ट्रक्चर जो है ये भी यही प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये सही है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैव मेड अ जर्नी इनटू स्पेस अंडर गगनयान मिशन, नहीं गगनयान मिशन में अभी तो हम लोग लॉन्च ही नहीं किए हैं गगनयान मिशन, ठीक है। तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो बेसिकली
ये ऑलरेडी टाइम से डिले हो रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसमें देखो ना, स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब यहीं पर हम लोग जनरली गलती कर देते हैं, 2 और 3 क्या है, करेक्ट है, तो सीधा दिमाग जाएगा 2 एंड 3, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, नॉट करेक्ट, तो कौन सा होगा, 1 एंड 4। 1 एंड 4 कौन सा हो गया, दिस इज ए। ये ज्यादातर लोग सही बनाकर गलत करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग दिस नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इसरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इसरो इज करेक्ट? इसरो आर करेक्ट। ISRO has developed both polar satellite launch vehicle and geosynchronous satellite launch vehicle. This statement is correct. इसरो दोनों डेवलप कर चुका है, PSLV और GSLV दोनों है हमारे पास, और जो सबसे पावरफुल रॉकेट है हमारे पास उसका नाम है LVM-3, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। दिस इज GSLV-3, ठीक है। GSLV मार्क 3 को ही हम लोग बोलते हैं LVM-3। दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट वी हैव। नेक्स्ट आ जाइए, PSLV is primarily used for launching heavy communication satellite into geostationary orbit। क्या बोल दिया जी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का बात करने लगा, नहीं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए हम लोग GSLV का यूज करते हैं। PSLV का यूज हम लोग पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है, या पोलर ऑर्बिट में यूज करते हैं। पोलर ऑर्बिट मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का बात कर रहा होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम लोग यूज करते हैं, तो PSLV का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसरो सक्सेसफुली, ये गलत है, ठीक है। थर्ड देखो, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड चंद्रयान 3 मिशन, सही बात है, हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑन द मून, दिस इज करेक्ट। हम लोग पहले ऐसे कंट्री बन गए हैं जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, और देखोगे तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम लोग वर्ल्ड के 4th कंट्री बन चुके हैं, ठीक है। तो 4th कंट्री मतलब लूनर लैंडिंग पर, और 1st कंट्री इन द साउथ पोल, ठीक है। तो 1st एंड 3rd इज करेक्ट, और आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज अबाउट IGMDP। IGMDP आप नाम सुने हैं ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बेसिकली दिस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आप IGMDP के बारे में जानते होंगे, इसमें एक वर्ड याद रखते हैं हम लोग, पटना। ये पटना नहीं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज सिटी का नाम नहीं है, ये याद निमोनिक्स हम लोग याद रखने के लिए करते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, क्या था, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 हम लोग मिसाइल सिस्टम का बात करते हैं, विच इज अंडर IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए स्टेटमेंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम? द प्रोग्राम एम्स एट द सेल्फ रिलायंस इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स यही एम था हमारा, एंड रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द 5 मिसाइल सिस्टम, दैट इज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ठीक है। तो ये सही है, यही बात हम लोग अभी किए कि ये बेसिकली पटना के अंदर आ गया सब, ठीक है। नाग इज 3rd जनरेशन, ये भी सही बात है जी, नाग 3rd जनरेशन है। नाग क्या है पता है ना, एंटी टैंक मिसाइल है। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, 3rd जनरेशन है, फायर एंड फॉरगेट बेस पे है, ठीक है, बस एक बार फायर करो भूल जाओ, ठीक है। तो नाग का भी 2 वेरिएंट आता है, ठीक है, नाग भी 2 वेरिएंट में आता है, ठीक है। नाग में एक आता है दिस नामिका, एक होता है हेलिना, ठीक है। नामिका क्या होता है, नाग मिसाइल कैरियर को बोलते हैं नामिका। नाग मिसाइल कैरियर मतलब लैंड से वर्क करेगा, ठीक है, नाग मिसाइल कैरियर। और ये क्या है, टैंक ही डिस्ट्रॉय करने के लिए है। दोनों क्या है, नाग मतलब एंटी टैंक मिसाइल का बात हो रहा है, दूसरा क्या, हेलिना मतलब क्या हुआ, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, ठीक है। हेलिना का क्या होता है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, मतलब ये क्या है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेगा, दोनों का टारगेट टैंक ही होता है। तो ये नाग जो है बेसिकली क्या है, दिस इज एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। 3rd जनरेशन का है हमारे पास, नाग इज 3rd जनरेशन, फायर एंड फॉरगेट, एक बार फायर करो भूल जाओ। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट यूटिलाइजेस एन इमेजिंग इंफ्रारेड seek for the target acquisition, ये भी सही है, that uses this imaging of infrared seeker for target acquisition, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाना चाहिए, this is both 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। This is about the nano medicine in cancer treatment। Okay, nano medicine, nano technology से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चंस बहुत सा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। In context of modern healthcare, what is primary objective of nano shells or nano bullets
इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो नैनो बुलेट क्या करेगा, क्या ड्रग डिलीवरी का काम करता है, वही होगा। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का बात करता है। चलो इतना सारा ऑप्शंस लंबा लंबा हम नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा इसमें आंसर में ही आ जा रहा है, दिस इज सी, ठीक है। क्या है, टू प्रोवाइड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इंश्योरिंग दैट medication is released only at the site of the cancer cells, minimizing side effects on the healthy tissue। यानी ये बेसिकली टारगेट करता है कि कहां पर हम लोग को बेसिकली ट्रीटमेंट करना है उसके लिए, ठीक है। जब नैनो पार्टिकल्स या नैनो बुलेट्स का बात होता है, ऐसे नैनो मतलब टेक्नोलॉजी में हम लोग बात किस साइज का करते हैं, ये आप शायद जानते होंगे, 1 to 100 नैनोमीटर्स का बात होता है, ठीक है। तो इस रेंज में जब बात कर रहे होते हो तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, दिस इज अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी बात हो रहा होता है। तो ये जो नैनो बुलेट्स है ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो कैंसर ट्रीटमेंट भी अभी इसका यूज चल रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट द फास्टैग और आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। आरएफआईडी जानते हो ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्टैग जो हम लोग गाड़ी में लगाते हैं उसका बात कर रहा है, टोल ये सब के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फास्टैग, दैट इज बेस्ड ऑन द आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड एट टोल प्लाजा। चलो देख लेते हैं। इट यूजेस एक्टिव आरएफआईडी टैग दैट रिक्वायर्स इंटरनल बैटरी सोर्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द टोल रीडर। मतलब टोल जो रीड कर रहा है वो रीडर के लिए जो हमारे गाड़ी में लगा हुआ है, जो टैग लगा हुआ है, उसमें इंटरनल बैटरी सोर्स होता है। ऐसा कुछ देखे हो क्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, किसी भी तरह का इंटरनल बैटरी सोर्स नहीं होता है, ठीक है। जो फास्टैग है दैट यूजेस द पैसिव आरएफआईडी, ठीक है, नॉट एक्टिव, दैट यूजेस द पैसिव आरएफआईडी टैग। दिस इज पैसिव। हम लोग के पास जो लगा हुआ है क्या है जी, पैसिव आरएफआईडी टैग्स लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई बैटरी नहीं होता है जी, नहीं तो बैटरी चेंज करते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। It operates on the principle of electromagnetic induction. हाँ, of course, it works on the principle of electromagnetic induction to exchange the data between the vehicle's tag and the reader. ठीक है, this is correct. क्या होता है इसमें कि बेसिकली जो रीडर है वो रेडियो वेव एमिट करता है, ठीक है, और टैग से वो रीड करता है, डेटा को रीड करता है, और वहां पर हम लोग ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन का बात कर रहे होते हैं विदाउट स्टॉपिंग। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ओनली। नेक्स्ट इज नैनो यूरिया। देखो नैनो टेक्नोलॉजी से दो क्वेश्चन हो गया, एक नैनो बुलेट्स का बात किया, दूसरा नैनो यूरिया का बात किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैनो यूरिया रिसेंटली this promoted by the government of India for agriculture use। अच्छा, नैनो यूरिया यूज कैसे करता है ये तो पता है ना आपको। बेसिकली नैनो यूरिया को स्प्रे किया जाता है ऑन द प्लांट्स, ठीक है। तो लीव्स पर जब यूरिया, नैनो यूरिया आता है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो बेसिकली लीव्स पर आ रहा है, नैनो साइज में है। नैनो साइज का मतलब हम अभी डिस्कस किए 1 to 100 नैनोमीटर्स में। तो प्लांट्स का स्टोमाटा उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उसको वैक्यूल्स में रखता है। तो नाइट्रोजन का यूज कहां है, फॉयलर एप्लीकेशन, मतलब लीव्स ये सब के ग्रोथ में हम लोग ज्यादा बात करते हैं। तो प्लांट्स को डायरेक्टली मिल जाता है। इसका बेनिफिट आप समझते हो, बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। एक तो काफी कम रिक्वायरमेंट होगा, यूरिया का रिक्वायरमेंट कम हो गया, क्योंकि कहां सॉइल में जा रहा था, मतलब सॉइल से फ्लो हो जा रहा था वाटर बॉडी में। एक तो बेसिकली दूसरा प्रॉब्लम आता है कि यूरिया तुरंत मतलब घुल जाता है पानी में, ठीक है। तो ये भी इश्यूज आता था जो नॉर्मल यूरिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चले नीम कोटेड यूरिया का बात करने लगे, लेकिन इन सब से ज्यादा अच्छा कौन सा है, नैनो यूरिया। हम लोग यहां तक बोलते हैं कि 1/2 लीटर ऑफ नैनो यूरिया कैन रिप्लेस अ 40 kg बैग ऑफ यूरिया, मतलब आधा लीटर 1 kg बैग को रिप्लेस करने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है। यूरिया का यूज करने से और यूट्रोफिकेशन इन सब का भी प्रॉब्लम देख रहे थे। मतलब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जो वाटर बॉडी है उसमें दिस न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन का बढ़ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स देख रहे थे, उसका सॉल्यूशन हम लोग को नैनो यूरिया दिया है। चलिए, अच्छा टॉपिक है ये नैनो यूरिया वाला, देख लेते हैं। इट रिप्लेसेस द नीड ऑफ फॉस्फोरस। आपको लगता है आगे हमको पढ़ना चाहिए, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर फॉस्फोरस, नहीं, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, दैट इज यूरिया, ठीक है। तो नैनो यूरिया रिप्लेसेस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। आगे मत पढ़िए, ठीक है, ऐसे हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। पोटास फर्टिलाइजर इंटायरली सिंप्लीफाइंग द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर फार्मर्स। गलत बात है जी, फास्फोरस और पोटास का तो बात करेगा नहीं। यहां अगर हम नाइट्रोजन लिख देते तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। इट हैज हायर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी
कंपेयर टू द कन्वेंशनल ग्रैनुलर यूरिया। सही बात है, यही तो हम बात की कि डायरेक्टली लीव्स पर स्प्रे किया जाता है और लीव्स उसको स्टोमाटा के थ्रू एब्जॉर्ब करके वैक्यूल्स में रख लेता है और धीरे धीरे यूज करता रहता है, लीडिंग टू द रिड्यूस्ड सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ये भी सही बात है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन का बात हम किए आपसे, वाटर पॉल्यूशन में सॉइल डिग्रेडेशन भी से भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। समझने का कोशिश करो, सॉइल में अपना बेसिकली आप कह सकते हो उसका अपना दिस डाइवर्सिटी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको ग्रो कर रहा है और सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। जब हम लोग यूरिया यूज करते हैं, नॉर्मल वाला यूरिया, तो वो सॉइल में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हैम्पर कर देता है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहां हम सॉइल में यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लीव्स में कर रहे हैं। तो सॉइल का जो बेसिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना जो कल्चर है वो ग्रो करता है, तो बेसिकली ये सॉइल को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसका यूज अभी बढ़ भी रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा जी? ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं भारत नेट प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन। अच्छा, भारत नेट प्रोजेक्ट का बेसिक तो आप जानते हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट जो था ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट था, मतलब ऑप्टिकल फाइबर से इन द रूरल एरियाज, जिसमें बोल रहा था कि हम लोग मिनिमम 100 Mbps का स्पीड प्रोवाइड करेंगे। BBNL है, दैट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, वो इसको देख रहा था, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम कर रहा था। ये जितना भी फंडिंग था वो USOF के अंदर प्रोवाइड किया गया था। USOF मतलब जानते हैं ना, दिस इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके अंदर प्रोवाइड किया गया था इसको फंडिंग, ठीक है। तो सारा ग्राम पंचायत में जितना भी रूरल एरियाज है वहां प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बोल सकते हैं, उसका बात किया था, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट? टू प्रोवाइड लास्ट मिल मोबाइल कनेक्टिविटी। देखो मोबाइल कनेक्टिविटी का बात ही नहीं हुआ है उसमें, ठीक है। टू कनेक्ट ऑल ग्राम पंचायत विथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सही लग रहा है, ठीक है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेफिनेटली यही होगा, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी ग्राम पंचायत है उसको हाई स्पीड दिस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का एम था दिस भारत नेट प्रोजेक्ट पर, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग का पूरा 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। ये जीपीएससी का क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, 7 जून को इसका एग्जाम हुआ था। जितना भी आप एग्जाम्स दे रहे होते हैं उसमें कोशिश कीजिए कि इस तरह का जो भी एग्जाम्स अभी हो रहा है उसके भी क्वेश्चन पेपर को हम लोग हमेशा देखते रहें। चलिए, थैंक यू।